हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 खंड 3 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से संबंधित होगा। हमारा टॉपिक अभी के वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी में जो सबसे महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक जो है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे संबंधित होगा। आपने देखा होगा कि प्रतिदिन लगभग कुछ 1-2 दिन गैप करके हर एक न्यूज़पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित आर्टिकल पब्लिश होते हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है। तो इस दृष्टि से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है वह आगामी बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका हर एक पहलू से आपको अवगत होना आवश्यक है। तो आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित टॉपिक का मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले सबसे पहले हम लोग प्रश्न को डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाने में सहायक साबित हुआ है? भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को बतलाते हुए इस क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को लिखें। देखिए, प्रश्न कई डायमेंशन में पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। आप लोग उसे संक्षिप्त करके अपना आंसर उसे लिखेंगे। प्रश्न का पहला सेक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसको डिफाइन करना है प्रश्न के पहले सेक्शन में। दूसरा सेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस प्रकार से मानव जीवन को सरल और सुखद बनाने में सहायक साबित हुआ है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंट सेक्टर में क्या यूज है जिसके कारण मानव जीवन आज सुखद जीवन व्यतीत करने की ओर अग्रसर हो पाया है। तो प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन है भारत सरकार के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रयासों को बतलाएं, यानी कि भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है उसे बताना है। और चौथे पॉइंट के रूप में इस क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को बताएं, क्या क्या महत्वपूर्ण चैलेंजेज हैं इसे आपको डिफाइन करना है। यानी कि आज का जो मॉडल उत्तर होगा वह 4 महत्वपूर्ण सेक्शन के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला सेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन, दूसरा सेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, तीसरा सेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास और चौथा सेक्शन चैलेंजेज। अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर एक डायमेंशन इस प्रश्न में कवर हो पा रहा है। इसके अलावा शायद ही कोई प्रश्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन पाएगा, क्योंकि हमने इसमें डिफिनीशन को देखा, इसमें यूज को पूछा गया है, भारत सरकार के प्रयास और उसकी चुनौतियों को पूछा गया है, यानी कि लगभग हर एक डायमेंशन इसमें कवर हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न का मॉडल आंसर डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ए फॉर आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम और आई फॉर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता। वर्तमान समय में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव समुदाय को प्रदत्त एक प्रमुख उपकरण है। भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र के विकास में वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है। तो यह संक्षिप्त रूप में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। प्रश्न का पहला सेक्शन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द सामान्यतः उन मशीनों के लिए प्रयुक्त होता है जो मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण प्रदर्शित करती है, यानी कि मानव बुद्धिमत्ता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करने वाले मशीन जो होंगे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में जाने जाएंगे, जिनमें अवलोकन, तार्किकता, विवेक, बुद्धि, निर्णय लेना आदि कार्य कृत्रिम रूप से संपादित किए जाते हैं। यानी कि मानव मस्तिष्क जो भी कार्य संपादित करता है वे सभी कार्य कृत्रिम रूप से निर्मित बुद्धिमत्ता के द्वारा भी संपादित किए जाते हैं, चाहे वह बुद्धि का कार्य हो, निर्णय लेने का कार्य हो, तार्किकता का कार्य हो या अवलोकन, किसी भी प्रकार का कार्य जो मानव बुद्धि के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वे सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा भी संपादित किए जाते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्य रूप से इंटरनेट विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो कंप्यूटर को मानवीय बुद्धि की नकल करने के योग्य बनाने के संबंध में कार्य करती है। यह एक मशीन को उसके बदलते परिवेश को समझने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनीशन हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये मशीन की कैपेसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी चाहेंगे तो इसे आप नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चूंकि डिफिनीशन पूछा गया है तो उसके बारे में आपको बताना आवश्यक है, तो हमने यहाँ पर इसे शामिल कर लिया है। ठीक है, तो प्रश्न का पहला सेक्शन जो है यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने किस प्रकार से मानव जीवन को सुखद और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का डिफरेंट सेक्टर में क्या यूज है उसे देखना है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के योगदान को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से किसी कार्य को मानव की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से संपन्न किया जा सकता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कार्य करने की क्षमता जो होगी वह मानव की अपेक्षा अधिक तीव्र होगी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन की भांति कार्य करती है, तो उसकी गति जो होगी वह मानव की तुलना में अधिक होगी। दूसरा पॉइंट, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग ने एक क्रांति का कार्य किया है। इसकी सहायता से कम समय में लोगों का इलाज, अर्ली डिटेक्शन, दवा अनुसंधान एवं खोज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित डायग्नोस्टिक के संपादन एवं क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, इसकी सहायता से प्रकृति में कुछ अनसुलझे रहस्यों और बाह्य अंतरिक्ष के मामलों को सुलझाया जा सकता है, जो हमारे दैनिक जीवन में भी लाभप्रद साबित हो सकते हैं। अगला पॉइंट है, औद्योगिक इकाइयों में वस्तुओं की गुणवत्ता जांच करना, उपकरण विफलता का पूर्वानुमान, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, 3D पेंटिंग, मानचित्र एवं डिजाइन तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा सहायक है। अगला पॉइंट है, अगर साइबर सेक्टर में देखा जाए तो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने में, वित्तीय लेनदेन में होने वाली अनियमितता को उजागर करने में, ट्रेंडिंग पैटर्न पर निगरानी कर मानव को बचाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई सारे सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम लोग देखते हैं, जिसके कारण आज मानव जीवन काफ़ी ज़्यादा सुगम हो चुका है। अगला पॉइंट है, घरेलू स्तर पर प्रतिदिन के कार्यों, चाहे वह सफाई कार्य हो या फिर कुकिंग का कार्य हो, इन सभी कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा सकता है। और अंत में स्कूलों एवं कॉलेजों में अध्यापन कार्यों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग काफ़ी बड़े स्तर पर किया जा सकता है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भी यूज किया जा सकता है। तो एआई का यूज अगर देखा जाए तो मानव जीवन के हर एक क्षेत्रों में किया जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह साइबर सिक्योरिटी का क्षेत्र हो, या फिर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, घरेलू कार्यों के निष्पादन में, कई सारे सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काफी व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसकी सहायता से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जहां बैठकर गेम खेलने से वास्तविकता का आनंद लिया जा सकता है। एकदम मानव की तरह कार्य करता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, यह मानव को तनावयुक्त एवं शारीरिक कष्ट देने वाले कार्यों को करने से बचाता है। और स्वाभाविक है कि अगर मानव के जगह पर मशीन का प्रयोग किया जाएगा तो वैसे कार्य जो मानव को शारीरिक रूप से कष्टदायी हो, है ना, वैसे कार्य जो मानव को तनाव उत्पन्न करे, उन सभी कार्यों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से करेंगे। और जो आसान कार्य होगा उसे मानव के द्वारा संपादित किया जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है। और इसी के कारण कहा जा सकता है कि मानव जीवन जो है वह सुगम और सुखदायी हो सका है। क्यों? क्योंकि कष्टप्रद वाले जो कार्य होंगे, शारीरिक कष्ट देने वाले जो कार्य होंगे, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपादित किए जाएंगे। और जो आसान कार्य होंगे, मानव जीवन के लिए जो सुगम कार्य होगा, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपादित किए जाएंगे। तो इससे मानव जीवन को काम करने में भी सुविधा उत्पन्न हुई है। यह कानून का उचित क्रियान्वयन करने में भी सहायक साबित हो सकता है। साथ ही अपराध नियंत्रण में भी एआई की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उदाहरण के लिए अपराधियों के चेहरे का मिलान करना हो, या फिर आवाज़ की डीएनए
पहचान करनी हो, इन सभी कार्यों में एआई का प्रयोग काफ़ी व्यापक स्तर पर किया जा सकता है। और इसी के कारण मानव जीवन को आप देखेंगे, मानव जीवन जो है वह धीरे धीरे बढ़ते तकनीक के दौर में मानव जीवन को काफ़ी ज़्यादा सुविधा उत्पन्न हो रही है। इसके डिमेरिट भी हैं, लेकिन अगर यहाँ यूज देखा जाए तो इसका काफ़ी बड़े स्तर पर तकनीकों का प्रयोग भारत में और विश्व में किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपरोक्त योगदान को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसने मानव जीवन को सरल एवं सुखद बनाने का कार्य किया है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि कई सारे सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह आपदा प्रबंधन का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं किया जाता हो, और दिन प्रतिदिन इसमें रिसर्च से संबंधित कार्य बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हालांकि इससे उत्पन्न चिंताओं को लेकर भी समग्र विश्व जो है वह चिंतित है और लगातार इस पर निगरानी के लिए विभिन्न देशों के मध्य कार्य किए जा रहे हैं, आपसी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार ने भी पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अनेक नीतियां एवं योजनाओं का निर्माण तथा कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की है। प्रश्न का तीसरा सेक्शन क्या है? भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा इस दिशा में काफी सजगता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता समूहों के आकार में विश्व में चीन के बाद तीसरे स्थान पर आता है। अगर एआई का मार्केट वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो एआई का मार्केट में देखा जाए, ओवरऑल मार्केट में देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वह विश्व में तीसरा स्थान पर आता है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 40 से 42 हजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स कार्य कर रहे हैं। अब समझिए, आप इसी से समझ सकते हैं एआई का मार्केट कितना विस्तार, इसके मार्केट का कितना धीरे धीरे विस्तार होता चला जा रहा है। अगर मार्केट में एआई प्रोफेशनल्स को देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अगर आप प्रोफेशनल्स को देखेंगे तो लगभग 45 हजार जो प्रोफेशनल हैं वह एआई के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। तो इसके मार्केट का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को गति प्रदान करने में एक्टिव एआई, आर्टिफिशियल, आर्या एआई, आर्टिवेटिक डाटा लैब, ये सारे स्टार्टअप हैं। जैसे स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि एआई के क्षेत्र में सरकार तो कार्य कर ही रही है, इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप भी एआई के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह एक बढ़ता हुआ उभरता हुआ तकनीक है और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि एआई का प्रयोग किस प्रकार से बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में कई ऐसी तकनीक हैं जिसके कारण आने वाले समय में मानव जीवन में युगांतकारी परिवर्तन होने की क्षमता है और उनमें एआई जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में नैस्कॉम एवं फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। वैसे कंपनी जो टेक्नोलॉजी पर आधारित है उन कंपनियों का काफी व्यापक स्तर पर विस्तार किया जाएगा, यह नैस्कॉम और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से जारी वक्तव्य में कहा गया है। इसके कारण आईटी, रिटेल, फाइनेंस, टेक्सटाइल आदि सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे और स्वाभाविक है कि अगर किसी सेक्टर में कंपनी का काफी व्यापक स्तर पर विस्तार होगा तो वहां पर व्यापक स्तर पर रोजगार भी उत्पन्न होंगे। सरकार ने भी बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। आईआरसीटीसी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर आस्क दिशा नामक एक चैटबॉट डेवलप किया है। क्या है चैटबॉट का नाम? आस्क दिशा। ऐसे आप लोग एग्जाम्पल का नाम हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि एआई का यूज पूछा और अगर एआई का यूज आप लिख रहे हो वहां पर अगर आप इस तरह का एग्जाम्पल दे देते हैं कि एआई का वर्तमान समय में सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसे कार्य करने का निर्णय लिया है, आप एग्जाम्पल के जरिए अगर आप अपनी तथ्य को सत्य सिद्ध करते हैं तो आपकी नंबर जो है वह वहां पर अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आपको 1-2 नंबर अधिक प्राप्त होंगे।
इतना ही नहीं, भारत सरकार ने वर्ष 2020 ईस्वी में GPAI नामक एक वैश्विक समूह में भारत जो है वह शामिल हुआ है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग ने रेज 2020 नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया है, रेज 2020। इसके साथ साथ AI फॉर ऑल शीर्षक से भी एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। यानी कि ये सभी जो है वह भारत सरकार के प्रयास हैं। कौन कौन प्रयास यहाँ पर कई सारे पॉइंट में आ गए। पहला प्रयास आस्क दिशा, दूसरा प्रयास GPI, पहला लिख दे रहा हूं यहां पर आस्क दिशा, दूसरा GPAI का मेंबर बना, तीसरा रेज 2020, चौथा AI फॉर ऑल। ठीक है, ये सारे जो हैं वह भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास हैं। और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा AI पर एक ग्लोबल समिट को संबोधित किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भागीदारी $7.8 बिलियन आंकलित की गई है। यानी कि अगर भारतीय AI की भागीदारी देखा जाए, पूरे वैश्विक AI मार्केट में अगर भारतीय AI की भागीदारी देखा जाए, भारतीय मार्केट में अगर AI की भागीदारी को देखा जाए तो पूरे जितना मार्केट का आकार है उसमें 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वह AI का मार्केट है। पूरे भारत के मार्केट में AI का इतना रोल है। तो आप समझिए कि किस प्रकार से इस तकनीक का इमर्जेंस धीरे धीरे हो रहा है और इसका आकार जो है वह आने वाले समय में काफ़ी तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। इस पर हमने कल 2 आर्टिकल अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर आपको हमने भेजा था। अगर वो दोनों आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं तो AI से रिलेटेड वर्तमान समय में क्या क्या कार्य हो रहे हैं वह सभी उस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे ISPCS सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर BPSC के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है, चाहे वह कंटेंट के स्तर पर हो या फिर रणनीति बनाने के स्तर पर। इन सभी चीज़ की सुविधा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो प्रश्न का 3 सेक्शन यहां पर फिनिश हुआ। प्रश्न का चौथा सेक्शन क्या है, AI के क्षेत्र में क्या क्या चैलेंजेस हैं, AI के क्षेत्र में क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। आइए प्रमुख चुनौतियों को यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो डाटा सुरक्षा और निजता संबंधी चुनौतियां हैं। अगर कोई तकनीक है तो तकनीक की सबसे बड़ी जो चिंता होती है तकनीक को लेकर वह डाटा सुरक्षा और निजता को लेकर होती है। ठीक है, कोई भी तकनीक जो है वह किस स्तर तक डाटा को सीक्रेट रख सकता है, सबसे बड़ी चैलेंजेज होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती है डाटा सुरक्षा और निजता संबंधी चिंता की। दूसरा, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना की कमी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर व्यापक स्तर पर तकनीकी विकास से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हो पाएगा तब तक ऐसे तकनीक का विकास भारत में बड़े स्तर पर नहीं हो पाएगा। और अगर तकनीक डेवलप कर लिया जाता है तो मानव जीवन व्यापक स्तर पर सुगम हो पाएगी और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। अगला पॉइंट, नैतिक स्तर पर उचित नहीं। एक नैतिकता के स्तर पर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो तकनीक है उसे उचित नहीं माना जा सकता। यह पॉइंट कहीं ना कहीं हमारे इथिक्स से जाकर जुड़ता है। अगला पॉइंट है रोजगार की भविष्य में कमी। आप सभी जानते हैं और कई बड़े स्तर पर बड़े बड़े तकनीशियन के द्वारा इस बात को लेकर सरकार को आगाह भी किया जा चुका है कि आप जितनी जल्दी हो सके AI जैसे गतिविधियों पर कंट्रोल करें, अन्यथा आने वाले समय में इसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसको एक सीमा तक छूट दिया जा सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद अगर आप जाएंगे तो यह मानव भविष्य के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर व्यापक स्तर पर आप AI का प्रयोग दिन प्रतिदिन के कार्यों में करेंगे तो सारे काम मनुष्य की जगह पर AI के द्वारा किया जाएगा, फिर मनुष्य का क्या काम होगा? रोजगार की समस्या तो उत्पन्न होगी ही। कई सारे कंपनीज में छटनी अभी इससे स्टार्ट हो चुका है। AI के कारण कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। अब वे कर्मचारी क्या करेंगे? कर्मचारी बेरोजगार होंगे और जब कर्मचारी बेरोजगार होंगे तो हमारा समाज असंतुलित होगा और बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में रोजगार की चिंता उत्पन्न होगी और यह हमारे देश के लिए, विश्व के लिए भी एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती है रोजगार को लेकर। ठीक है,
अगला पॉइंट, सूचनाओं के फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यह भी एक चुनौती है कि एआई के कारण सूचना जो है वह पूरी तरीके से फिल्टर नहीं हो पाएगी, तो यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंध में सीमित विशेषज्ञता। हाँ, यह बिल्कुल सही बात है कि एआई के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो विशेषज्ञता जो है, इसकी विशेषज्ञता जो है वह काफ़ी ज़्यादा सीमित है। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे तकनीक का टेक्नोलॉजी का आकार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे मार्केट में इसकी भागीदारी जो है वह बढ़ती चली जाएगी, तो एक जो विशेषज्ञता है वह भी भारत जैसे देश हासिल करने में सक्षम हो पाएगा। तो ये कई सारे यहाँ पर चुनौतियाँ हैं जिसे हम लोग यहाँ पर देखें, लेकिन सबसे बड़ी अगर चुनौती देखा जाए, चाहे वह एआई को लेकर हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर हो, रोबोटिक्स को लेकर हो, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर हो, किसी भी प्रकार की तकनीक के समय जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह बेरोजगारी और रोजगार की समस्या होती है, डाटा सुरक्षा और निजता की चुनौती होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती है, और इसके अलावा विशेषज्ञता को लेकर भी चुनौती उत्पन्न होती है। तो ये कई सारी चुनौतियां हैं। आप लोग कोई भी प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो ये 4-5 पॉइंट जो है आप लोग हर एक प्रश्न को उत्तर में लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर लिखते समय आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, वही विद्यार्थी सबसे बेहतर आंसर लिख सकता हो जिसके पास आंसर लिखने की कौशल हो, स्किल हो। और स्किल कैसे डेवलप होगी? आप लोग कुछ ऐसे पॉइंट को डेवलप करिए, 5-6 पॉइंट हमेशा ऐसे याद रखिए जो किसी भी प्रकार का प्रश्न आए और अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट लिखने में सक्षम नहीं हो तो ऐसे 5-6 पॉइंट आप याद रखिए जिसको आप लिख सके। जैसे तकनीकी के क्षेत्र में आएगा तो आप लिख सकते हैं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, डेटा और निजता संबंधी चिंता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विशेषज्ञता की चुनौतियां, स्वदेशीकरण, ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की समस्या है। तो कई सारे जो समस्याएं वह हर एक प्रकार के प्रश्न में आप लोग उसे लिख सकते हैं, बशर्ते प्रश्न के अनुरूप उसे आप लोग ढाल सके। तो प्रश्न का 4 सेक्शन यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। प्रश्न का अंतिम सेक्शन और निष्कर्ष हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उपरोक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर भारत की औद्योगिक कार्यों एवं उत्पादन को गति प्रदान की जा सकती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा आदि के प्रयोग से वर्ष 2030 ईस्वी तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाया जा सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में मानवीय मूल्यों व संवेदनाओं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मध्य समन्वय की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। अगर देखा जाए तो भारत जो है वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। और भारत सरकार का क्या टारगेट है कि वर्ष 2030 से पहले हमारा जो इकोनॉमी है वह वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत भी शामिल हो जाए। अब इसके लिए क्या है कि तकनीक की भूमिका जो काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तकनीक की आवश्यकता महसूस होगी, और निस्संदेह भारत सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। और वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो इस दिशा में सभी देश मिलकर एक दूसरे से के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा एआई से संबंधित जो मॉडल आंसर था उसका डिस्कशन फिनिश हो चुका है। एआई के अगर आप प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न को इस प्रकार से सेट किया गया था कि इसके अलावा कोई प्रश्न एआई से संबंधित बन ही नहीं सके। एआई का हमने यूज देखा, चैलेंजेस देखी, भारत सरकार क्या कार्य कर रही है इससे हमने देखा, डिफिनीशन को देखा, विभिन्न क्षेत्रों में इसके कार्य को देखा, यूज को देखा। यानी कि एआई से संबंधित हर एक सेक्शन जो है वह यहाँ पर इससे हमने कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा में यह जो वीडियो है, यह टॉपिक है, वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। चाहे वह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हो या फिर 70वीं की तैयारी कर रहे हो और 70वीं मुख्य परीक्षा देने वाले हों, यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इस वर्ष एआई से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया 69वीं में तो 70वीं या 71वीं में लेकिन अवश्य एआई से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस व्यापक स्तर पर एआई का प्रयोग आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किया जा सकता है, सरकार काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है इन सभी तकनीक के विकास को लेकर। और निस्संदेह इससे संबंधित प्रश्न भी बीपीएससी को पूछना चाहिए और आप सभी को भी इससे अवेयर होनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।